हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो अभी आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट की जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से लेकर पढ़ेंगे, जो कि टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ने एक ही बात कही थी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप इस तरीके से करो सो दैट कि हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड टूल मेथड या फिर ट्रेंड पर्सनल को यूज़ करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम उससे ले सकें। और उसके अलावा जो मेनली इसमें बात कही गई थी कि हमें क्या करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट काम क्या करता है, टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कि आप क्या करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें इस तरीके से जो चीज़ों को मैनेज कराता है सो दैट कि हम वेस्ट को जितना कम से कम कर सकें, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन हम किस पे करें, मिनिमम कॉस्ट पे करें। तो प्रिंसिपल ऑफ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो दिया था टेलर ने। तो उसके बारे में जो कुछ प्रिंसिपल हैं आपके 3-4, वो आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। आप हेडिंग याद रखिए, बाकी अंदर का मैटर तो आप सुनकर ही याद रख लोगे और आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। टेलर ने क्या कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर, कि हर चीज़ की जो भी जॉब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, तो उसके हर एक एलिमेंट को क्या करना चाहिए, उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, रादर देन यूजिंग इंट्यूशन एक्सपीरियंस और अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब। उन्हें कहा था कि आपको जो है पुराने एक्सपीरियंस या फिर पुराने रूल ऑफ थंब को आपको यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है। और उसके बाद किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको सोचना है, उसके बाद ही आपको उसको करना है। और इनने मेन फोकस किस पे किया था, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड आउटपुट। कि हर एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया था कि एक दिन में इतना काम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। इन सारी जो चीज़ों को डिसाइड किया था टेलर ने, और इस तरीके से काफ़ी फेमस जो है पर्सन जो है, जिसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद रखना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कोई भी काम करो तो साइंटिफिकली स्टडी एनालाइज करके करना चाहिए। पुराने जो रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है, कि पुरानी जो सारी चीज़ें हैं, पुराने सारे रूल बने हो, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करो, दैट इज रूल ऑफ थंब। बट ये क्या कहता है आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि आपको रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करना है, बल्कि साइंटिफिकली स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, लोगों के बीच में लड़ाई कलह नहीं करवानी है। देयर शुड बी कंप्लीटली हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उनने कहा कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। जो मैनेजमेंट टॉप लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं मेन, लेकिन उसको अल्टीमेटली जो है काम करना किससे है, वर्कर को। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्किंग सिचुएशन बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड वर्कर्स शुड वर्क विद फुल लॉयल्टी। और वर्कर्स को भी अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग गुड। उन्हें इस बात पे लड़ना नहीं चाहिए कि प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, बल्कि मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को इंक्रीज करें, क्योंकि प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो सब में बटेगा। अब नेक्स्ट जो बात हुई थी, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आपको नहीं सोचना है, कॉपरेशन करना है। मतलब हर किसी को एक दूसरे को क्या करना है, कोऑपरेट करके चलना है। टेलर एम्फेसाइज्ड ऑन द importance of cooperative group efforts between the management and the worker in achieving the organization goal and not individualism. Both should realize that they need each other. दोनों को समझना होगा कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है वर्कर्स की, जबकि वर्कर्स को भी ज़रूरत किसकी है, मैनेजमेंट की। तो दोनों के बीच में जो है कॉपरेशन बना होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया था, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सिलेक्ट द वर्कर्स, असाइन जॉब एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। टेलर ने एक और बात कही थी कि मैनेजमेंट को हमेशा जो है ना, वर्कर को बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। उस पर्सन को वही जॉब देना चाहिए जिसके लिए वो फिजिकली, मेंटली या फिर इंटेलेक्चुअली तीनों तरीके से कैपेबल है। और उसके बाद जॉब के रिक्वायरमेंट के लिए अगर उसकी एफिशिएंसी और बढ़ानी है
तो उसको ट्रेन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मेन फोकस क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद कुछ टेक्निक्स जो इन्हें प्रोवाइड करे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर, तो टेलर ने कुछ टेक्निक्स जो प्रोवाइड करे थे वो आपको वन बाय वन देख लेते हैं। और ये टेक्निक्स को लेकर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के को लेकर जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स को आपको अच्छी तरीके से ही पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट था आपका फंक्शनल फोमैनशिप। Supervision is to divided into several specialized function and each function is to be entrusted a special format. टेलर ने एक बात कही थी कि सुपरविजन को क्या करना चाहिए ना, हमें अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन में उसे डिवाइड कर देना चाहिए और सारी फंक्शन को एक स्पेशल फॉर्मैन उसे क्या करेगा, उसे मैनेज करेगा। अब जो है ना, यहाँ से आपको जो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फॉर्मैन। इसके अकॉर्डिंग ये था ना कि कोई एक वर्कर जो बंदा काम कर रहा है सबसे लोएस्ट लेवल पर, उसको 8 फॉर्मैन उसे मैनेज करेंगे, उसे ऑर्डर देंगे इनटू द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। उसी प्रोडक्शन के फंक्शन को लेकर जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर कितने फॉर्मैन उसे ऑर्डर देंगे, 8 तरीके के, और वो क्या करेंगे, अलग अलग टाइप का, हर किसी का अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर ने क्या किया, 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 4 अलग फोरमैन रख लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 4 अलग रख लिए। अब यहाँ पर रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर क्या है, रूट क्लर्क, अब ये वर्कमैन है, जो पर्सन है, यहाँ पर सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। अब इन सबको क्या करेगा, ये 8 अपने अलग अलग ऑर्डर इन्हें देगा। रूट क्लर्क बताएगा कि जो आपका कोई भी काम है, ऑपरेशन है, किस तरीके से होगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा आपको कैसे करना है, कितने टाइम में आपको इस पर्टिकुलर काम को कर लेना है, कितना आपको कॉस्ट मिलेगा, ये बताएगा कि आपको कैसे डिसिप्लिन में करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब गैंग बॉस है, ये सब चीज़ों को देखेगा, मैनेज करेगा। स्पीड में को देखने का काम स्पीड वाला बॉस करेगा कि जो वर्कर हैं वो स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिपेयर बॉस है, कोई भी अब उसके काम चल रहा है तो किसी भी टूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिपेयरिंग करवाने का काम ये देखेगा। इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्शन करेगा अल्टीमेटली कि लास्ट में सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है फंक्शनल फॉर्मेशिप, ये दिया था टेलर ने, जो कि थोड़ा सा आप देखोगे हेनरी फ्यूल से अलग है। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था कि एक पर्सन को एक ही पर्सन ऑर्डर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये कंफ्यूज जाएगा सारे के ऑर्डर में, समझ में नहीं आएगा किसकी माने किसकी नहीं। बट उसके जस्ट अपोजिट इनने ये बात कही कि वर्कर को तो भैया पूरा पेल दो अच्छे तरीके से, बस काम अच्छा होना चाहिए। और इन्होंने फॉर्मेशिप बहुत सारी रख दी है और हर कोई क्या करेगा, अलग अलग चीज़ को लेकर उसको देखता रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें बात क्या है, ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी बिजनेस का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये बिजनेस इतना पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकता है और मैक्सिमम ये इतना आउटपुट बना सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन इज द एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो अननेसेसरी, जिस वैरायटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड नहीं है, आप उसका प्रोडक्शन करो ही मत। कुछ साइज़ है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ ग्रेड्स हैं, और तो उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर से करने से क्या किया जा सकता है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। लाइक कोई कंपनी है शू का प्रोडक्शन कर रही है, उसे पता है कि हमारे यहाँ 9 साइज़ या फिर 10 साइज़ के जो है लोग बहुत ही कम है, तो उसका ज़रूरी थोड़ी ना प्रोडक्शन करें, हम नहीं भी कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि कोई भी काम को करने के लिए वो पहले एनालाइज करते हैं और उसके बाद एक बेस्ट तरीका वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये एक बेस्ट तरीका है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस मेड फॉर प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल हैंडलिंग एंड वर्क प्रोसेस यूजिंग टेक्निक लाइक प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च एंड एक्स्ट्रा। तो मेथड स्टडी के लिए इन लोग इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टडी, इट इज़ द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। इस टेक्निक के अंदर वो क्या पता करते हैं कि किसी भी पर्सन को काम करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम मिलना चाहिए with reasonable skill and abilities to perform a particular task. Here the job is divided into series of elements and the time required to complete each element idealistically is recorded using a stopwatch. यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम को बहुत सारे एलिमेंट को मतलब कि जो सीरीज ऑफ एलिमेंट में उसे डिवाइड कर देते हैं, उसका देखते हैं कि हर एक एलिमेंट को काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम स्टडी करके
वर्कर्स पे थोप देते हैं कि हाँ आपको ये काम इतने देर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेक्निक दैट इज फैटिग स्टडी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। अब ये चीज़ भी देखते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही कि एक पर्सन कोई भी काम जो है कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली कर सकता है और उसके बाद उसे कितना जो है बीच में रेस्ट की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने वर्कर्स को रेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स को लेकर इसमें बहुत बार शॉर्ट नोट्स लिखवा लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इवॉल्व अ सिस्टम वेयर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट, जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जहाँ पर दो तरीके के वर्कर, एक वर्कर जो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, दूसरा जो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, तो दोनों के लिए क्या करते हैं अलग अलग रेट पे उसे पेमेंट देते हैं, सो दैट कि जो पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा वो भी इस बात के लिए मोटिवेट हो कि मैं भी अच्छा करूँ ताकि मुझे भी और ज़्यादा पेमेंट मिल सके। फर्स्ट है स्टैंडर्ड टास्क इज एस्टैब्लिश्ड विद द एड ऑफ टाइम एंड द मोशन स्टडी। सबसे पहले क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड टास्क एस्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है एंड हायर व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट अगर कोई पर्सन उस चीज़ को जितना स्टैंडर्ड है अगर उतना उसने उसको प्रोडक्शन कर लिया तो उसको रेट कैसे मिलता है हाई, जबकि अगर जिसने नहीं किया उसको कितना मिलेगा लो मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होगी, जैसे किसी भी कंपनी में स्टैंडर्ड टास्क जो है सेट किया गया 10 यूनिट, रेट जो है 50 पर यूनिट है, अगर कोई पर्सन 10 यूनिट्स बनाता है या फिर उससे ज़्यादा बनाता है, लेकिन जैसे ही उससे कम बनाता है तो उसको कितने रेट के हिसाब से मिलेगा 40 पर यूनिट के। अब वर्कर ए ने 11 यूनिट बनाया तो उसको 50 के रेट से मिलेगा तो 550 हो गया, और जबकि जो वर्कर बी है 9 यूनिट्स बनाया तो इसको और क्या रेट भी इसको घटा रहे हैं 40 पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, तो इसको जो है इतना जो ज़्यादा मिला डिफरेंस 190 का आ रहा है, जबकि इसने यूनिट तो 2 ही कम बनाए। तो इस चीज़ को जो है बी को मोटिवेट करेगा कि और ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो यही जो है यहाँ पर इन लोग इस पे काम करते हैं डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, ताकि हर पर्सन से ज़्यादा काम लिया जा सके। और उसके बाद mental revolution, it involves a complete change in the mental outlook and the attitude of worker and management towards one another from competition to cooperation। इसके अंदर बात ये की जाती है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे से कंपटीशन नहीं बल्कि कॉपरेशन करना चाहिए। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्किंग कंडीशन इतना अच्छा बनाए कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सके, पूरी लॉयल्टी के साथ काम कर सके। और वही वाली बात हो गई, प्रॉफिट के लिए लड़े ना बल्कि एक दूसरे को सबको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि इसको इंक्रीज हो ताकि बेनिफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे मिले। अब टेलर वर्सेस फ्यूल जो आप अगर आपसे पूछ ले कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो जो आपका हेनरी फ्यूल है उसने अपने जो प्रिंसिपल दिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिए, जो भी उसका अपना एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें बताई, जबकि टेलर ने ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें बताई। फोकस के बारे में बात करें तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया हेनरी फ्यूल ने, और जबकि टेलर ने फोकस किया और कंसंट्रेशन ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, सिर्फ इसका मेन फोकस इस पे था। एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशलाइज सिचुएशन, ये हर सिचुएशन पे जो है अप्लाई नहीं हो सकता, जबकि ये हर सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है। पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने ज़्यादा पर्सपेक्टिव रखा है, जबकि इन्होंने लोअर लेवल या फिर सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे पूरा काम किया है। पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो जो हेनरी फ्यूल है इज द नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जबकि जो टेलर है दैट इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मोर इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन एलिमेंट को, और वहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दिया गया है कि हर किसी को जो मतलब सैलरी जो है अच्छी तरीके से देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर की मतलब एक पर्सन को अगर आपने अपॉइंट कर लिया है तो कम से कम कुछ टाइम तक तो उसे रखो। इसके अलावा यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंस दिया गया है कि इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन, ह्यूमन एलिमेंट को यहाँ पर ज़्यादा फोकस उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर स्टॉन्च प्रोपोनेंट दैट ऑर्डर शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम वन बॉस। हेनरी फ्यूल ने ये बात कही थी कि एक पर्सन को जो है ऑर्डर एक ही पर्सन से मिलना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो, जबकि इनने क्या कहा इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, और उन्होंने क्या किया फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर उन्हें एक वर्कर को 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट से ऑर्डर दिलवा दिए थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अलग अलग पॉइंट बेसिस को लेकर याद रखना है, बाकी आपने दोनों पढ़ा है तो वैसे भी आपके माइंड में होगा। अब जो है थोड़ा सा
क्विक रिव्यू यहाँ से ले लेते हैं। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने क्या कहा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स डिस्कार्डिंग ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क। मतलब जो पुराने तरीके से आप काम कर रहे हो उसको क्या करो, पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दो, उस पर आपको नहीं चलना है क्योंकि वो पुरानी प्रैक्टिसेस पे चल रही है और अब आपको क्या करना है, नई टेक्निक्स बनाने हैं। किसके बेसिस पे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक मेंटल रिवोल्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज किसी भी पर्सन की थिंकिंग पे, तो जो कि एक दूसरे के एटीट्यूड में मैनेजमेंट और वर्कर करते हैं, काम को लेकर करते हैं या फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, ये एमसीक्यू के लेकर आपको बहुत काम आएंगे कि एन एम्प्लॉय ब्रेक्स नो स्मोकिंग रूल। एक एम्प्लॉय है जो कि वहाँ पर रूल बना हुआ है कि आपको स्मोक नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या किया उसने, स्मोक वो कर लिया, तो यहाँ पर वो उसका रूल टूट गया। तो यहाँ पर कहेंगे कि कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पर वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डिसिप्लिन होती है जिससे उसे मानना होता है। अगर उसने नहीं माना तो वहाँ पर कौन सा रूल वायलेट करता है, इसको लेकर जो है क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसको आपको क्यों देख लेना है। मैनेजमेंट नॉट गिविंग इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन टू द वर्कर एज पर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हो गया वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सी पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट शेयरिंग गेन्स विद वर्कर। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वर्कर्स के साथ प्रॉफिट को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कोई भी बीच में कलह नहीं होगी, शांति बनी रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट शेयर कर रहा है वर्कर्स के साथ। तो ऑफकोर्स वर्कर्स भी अब साथ देंगे, उनके साथ वो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजर वेलकमिंग सजेशन ऑफ सेल्समैन। सेल्स मैनेजर जो है सेल्समैन के सजेशन को वेलकम कर रहा है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव जो है दिख रहा है कि सेल्समैन जो कि काफ़ी छोटे लेवल पर होता है, लेकिन अगर उसके सजेशन को भी कभी कभी क्या होता है, वो भी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, तो उस चीज़ को सुनना चाहिए। द परचेज मैनेजर परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंपनी ओन्ड बाय हिज सन एट द रेट मोर देन द प्राइस। इनने क्या करा, एक परचेज मैनेजर ने अपने बेटे की किसी कंपनी से खरीद लिया मार्केट प्राइस से ज़्यादा रेट पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वायलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि उस पर्सन ने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पर वो रूल क्या किया, तोड़ दिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। अब किसी पर्सन को बार बार आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एक पोस्ट से लेकर दूसरे पोस्ट पे, तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर हो जाएगा। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट फर्स्ट एड बॉक्स कुड नॉट बी फाउंड इन इट्स प्लेस। यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स जो था उस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हो गया, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्योंकि कोई भी एक अच्छी और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक प्लेस होता है कि ये चीज़ यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब वहीं पे वो रखा होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी केस में अब ऐसा तो है नहीं ढूंढते फिरेंगे। उसके बाद मेकिंग अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है हर पर्सन की एफिशिएंसी और प्रोस्पैरिटी को लेकर होता है, तो ये भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। तो इस चीज़ को लेकर जो है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू के रूप में पूछ लेते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।